हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं महंगाई हो गई है। तो जी हाँ, महंगाई को हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों इन्फ्लेशन होती है, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या इन्फ्लेशन एक बुरी चीज़ है। एंड हम एक रिलेशनशिप भी समझेंगे इसका अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इन्हीं सारे सवालों का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन होती क्यों है, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्या गवर्नमेंट इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली कुछ पॉलिटिशियंस अपनी मर्जी से क्या है चीजों के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके पीछे कुछ अलग ही फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जो कि अब मैं आपके साथ कुछ मेन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सो अब जो पहला फैक्टर अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम को आप सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं। इस कंडीशन में होगा क्या कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, एंड अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो उसे ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो चीजों की जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो बनी रहेगी। तो यहाँ पर फिर होगा क्या कि जो बिजनेसेस एंड कंपनी इन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीजों के प्राइसेस जो है बढ़ाने की। और वो इसलिए भी ऐसा करेंगे क्योंकि उनको भी एट द एंड अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे मेंटेन करके चलना है। प्लस अगर आप उनसे पूछें कि क्या रीजन थे चीजों के प्राइस बढ़ाने का, तो वो ये भी कहेंगे कि इतने सारे बायर्स हैं तो डिमांड ज्यादा है। तो सिंपली अगर यहाँ पर चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो इससे इन्फ्लेशन होती है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट मैच होने वाला है स्टेडियम के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि वीआईपी सीट्स होती हैं जो कि लिमिटेड इन नंबर होती हैं। अब वो लिमिटेड इन नंबर है, इसलिए ये बहुत ऑब्वियस है कि उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर लोगों के पास यहाँ पे ज्यादा पैसे होंगे तो सब उन सीट्स की जो टिकट है उसको खरीदना चाहेंगे, बट ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी ये टिकट्स वगैरह के प्राइसेस को मेंटेन रखती है, जो भी वो बॉडी होगी, वो इन वीआईपी सीट्स की जो टिकट के प्राइस है उसको बढ़ा देगी, ताकि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो इन टिकट्स को खरीद सके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वीआईपी सीट्स की टिकट प्राइस में इन्फ्लेशन हो गई है। इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सेकेंड फैक्टर है रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस का बढ़ना। अब ये तब हो सकता है जब कोई खराब सीजन होने की वजह से प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिरी तौर पे चीजों के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो ऑयल, हम देखते हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल के ऊपर, तो अब होता क्या है कि जो कंपनी इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके, उनको ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो उनकी बढ़ जाती है, मतलब उनको महंगा पड़ता है चीजों को प्रोड्यूस करना। तो इस केस में होगा क्या, वो चीजों के प्राइसेस को यहाँ पे बढ़ा देंगे, एंड अगर चीजों के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो गई है। इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो हम चलते हैं अपने तीसरे फैक्टर की तरफ। तो वो बहुत ही फनी फैक्टर होने वाला है, वो है लोगों की सैलरी बढ़ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस केस में होता है क्या है कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाती है तो उन्हें साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स की भी प्राइसेस को बढ़ाना होता है, ताकि वो उनका प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयज की सैलरी आराम से निकल जाए। इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके कई और भी सारे रीजंस हैं, जैसे कि लो अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस केस में होगा क्या कि आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा अपने एम्प्लॉयज को रिप्लेस करना, क्योंकि एक पॉइंट के बाद होता क्या है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को रिप्लेस नहीं करते तो आपको उनकी सैलरीज को बढ़ाना पड़ता है, एंड अगर आप सैलरीज को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो उससे इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है। हम बात कर लेते हैं चौथे फैक्टर के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, जो कि है करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा नोट्स प्रिंट करना शुरू कर दे तो उससे करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाती है, एंड इस सिचुएशन को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी सिचुएशन अभी कुछ टाइम पहले 2008 के समय में जिम्बाब्वे के अंदर थी, जहां पे अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी लेने जाना होता था तो आपको एक बैग में पैसे भर के ले जाना होता था। एंड अभी कुछ समय पहले तक ही ये सिचुएशन वेनेजुएला के अंदर भी थी। अगर आप अपनी कंट्री की बात करें तो अगर यहाँ पे 10% तक भी इन्फ्लेशन हो गई ना तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, लोग बहुत नाराज हो जाएंगे,
एंड सरकार को इससे काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाएगा। बट अगर मैं वेनेजुएला की बात करूं तो 2016 से लेकर 2019 के बीच में 5 करोड़ % से भी ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बुरे हाल हो गए थे इनकी करेंसी के, कितनी वैल्यू अपनी लूज कर चुकी थी। एंड मैं अगर जिम्बाब्वे की यहाँ पे बात करूं ऑन द अदर हैंड, तो उन्होंने 1 मिलियन, 1 बिलियन एंड 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर के भी नोट छापना शुरू कर दिया था। एंड जो 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर का जो नोट था उसकी वैल्यू सिर्फ $1 के बराबर की थी। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इन्फ्लेशन होना जरूरी है? क्या होगा अगर 0% इन्फ्लेशन हो जाएगी? तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, इसके अंदर चीजों की जो कीमतें हैं वो कम होती चली जाएंगी एंड जो लोगों के घर में पड़े हुए पैसे हैं उनकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो अभी मैंने आपको इन्फ्लेशन होने के कुछ रीजंस बताए थे, तो आप अगर यहाँ पे इस बातों को एनालाइज करें तो आपको ये समझ आएगा कि ये बिल्कुल होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी जो कंपनीज है जिनमें आप काम करते हैं उनमें आपकी सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ाएंगे वो, और आपकी सैलरीज मतलब कांस्टेंट हो जाएंगी। एंड सिंस सैलरी जो है वो नीचे नहीं जाती, इसलिए इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव रहती है। सेकंड रीजन यहाँ पे एक हो सकता है कि अगर डिफ्लेशन हो जाता है, मतलब प्राइसेस जो है चीजों के वो नीचे 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 जाते चले जाएंगे, तो लोगों का यहाँ पे जो फोकस है वो खर्च करने से ज्यादा सेविंग्स की तरफ चला जाएगा। लोग कोई अगर सोचेगा भी खर्च करने की तो वो अपने दिमाग में ये उसके माइंडसेट रहेगा कि आने वाले टाइम में तो चीजों की कीमतें और कम होने वाली है, तो ऐसा करते हैं कि आज पैसे को सेव कर लेते हैं, बाद में स्पेंड करेंगे। तो उस टाइम तो लेकिन इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट नहीं होगा ना। एंड अगर पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। इससे होगा क्या कि लोगों के बिजनेसेस जो हैं वो तबाह होने शुरू हो जाएंगे। एंड अगर बिजनेसेस लोगों के तबाह होने शुरू हो गए तो लोगों की जॉब जाना शुरू हो जाएंगी उसके बाद। तो मैंने यहाँ पे आपको इतनी सारी बातें बताई, तो आप बिल्कुल इमेजिन करते होंगे कि क्या ये सब होता होगा। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। और अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जिसको हम फिलिप्स कर्व की मदद से समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। एंड इनवर्स होगा, अगर इन्फ्लेशन कम हो रही होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये फिलिप्स कर्व भी एक पॉइंट तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद ये भी इनवैलिड हो जाता है। ये हाइपर इन्फ्लेशन के केस में ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको वेनेजुएला का पीछे एग्जांपल दिया था, तो वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां 100% एम्प्लॉयमेंट होगी। एंड इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होना एंड बहुत कम भी इन्फ्लेशन होना एक अच्छी बात नहीं है। हर चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये डेवलप कंट्रीज के अंदर ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 2% है। ये यहाँ के सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है। अगर ये लेवल से ऊपर चले जाता है तो इसे रिड्यूस करने की कोशिश किया जाता है, एंड अगर ये नीचे चले जाता है 2% के मार्क से तो इसे वापस बढ़ाने की कोशिश की जाती है। यही अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये ऑप्टिमम लेवल लगभग 4% के करीब है। तो मतलब जो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आइडियल इन्फ्लेशन रेट है वो 2 से 6% के बीच में है, जिसमें कि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट लो रहती है, मींस मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो अब सरकार का क्या रोल है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? तो अगर मैं बात करूं तो हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई उसका एक बहुत अहम रोल रहता है। तो इसमें वो करता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रखी होती है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो रेपो रेट को वो बढ़ाता है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम आरबीआई से पैसे नहीं खरीद ले सकते जनरल पब्लिक। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। हाँ, कमर्शियल बैंक्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है अगर वो डिफॉल्ट की पोजीशन में या उनके हालत काफी खराब है, तो कभी कभार कमर्शियल बैंक्स भी लोन लेते हैं। तो अगर यही लोन अगर उनको वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा तो आगे जो ये बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स, ये पब्लिक के लिए भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, जिससे होगा क्या कि लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए, एंड इससे हमारी इकोनॉमी में पैसा कम सर्कुलेट होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सेकेंडली अगर बात करूं इन्फ्लेशन को अगर इन्होंने बढ़ाना है तो ये इंटरेस्ट रेट्स को फिर कम कर देते हैं एंड लोगों को ज्यादा इंकरेज करते हैं लोन लेने के लिए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई यहाँ पर 26 अगस्त 2022 को जैक्सन होल में फेड की मीटिंग हुई। जेरोम पावेल जो कि फेड के चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पीपल विल हैव टू फेस हायर इंटरेस्ट रेट्स इन फ्यूचर टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड दे हैव टू बेयर द पेन।
इसकी वजह से अब होगा क्या कि यहाँ पे लोन्स लेना और महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर और लोन लेने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाएगी। एंड इन टर्न यहाँ पे माल भी फिर बिकना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्लो डाउन भी देखने को मिल सकता है। मनी जो है अब एफडीज एंड बॉन्ड्स के अंदर फ्लो हो जाएगा और शेयर मार्केट से भी कुछ पैसा निकल के यहीं इसी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन निकाला है मैंने कि मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में थोड़ा गिर सकता है एंड डिप में तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके वजह से वो काफ़ी पैसा भी बना सकते हैं। ज़्यादा बैंक नोट प्रिंट करने से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है एंड अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज कर देती है। स्पेंडिंग से भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो मैंने आपको पूरा इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया, तो आपको यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इन जनरल इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है एंड जनरल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो बेसिक अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पे कहूँ आपको, तो आपकी परचेसिंग पावर जो है वो खत्म होती चली जाती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। कैसे भी आप कहीं भी करो, बट आप करो जरूर, ये बहुत आज की डेट में इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।